तो भाई आज हमें बात करना है WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड, या इसका एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब सर WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड तो हमने सुना है, लेकिन ये जो आप नया नाम बता रहे हो ये क्या है, सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये क्या होता है? हाँ, अब इस वीडियो में तुम्हें लास्ट तक बना रहना पड़ेगा, तभी ये पता चलेगा कि इसको WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड को हम सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, वीडियो को पूरा गौर से देखना पड़ेगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेरी गारंटी है, नहीं हो क्लियर वीडियो देखना बंद कर देना, ये मेरी गारंटी है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो सबसे पहले WKB का मतलब क्या होता है? देखो, 3 साइंटिस्ट हैं जिनके पहले लेटर है, नाम के पहले लेटर है WKB। तो सबसे पहले देख लेते हैं W का मतलब क्या होता है। W का मतलब है विंटर। W को हम क्या बोलते हैं? विंटर। K का मतलब क्या होता है? क्रैमर्स। K का मतलब क्या है? क्रैमर्स। K का मतलब है क्रैमर्स। और B का मतलब होता है ब्रिलियन। B का मतलब है ब्रिलियन। तो ये 3 साइंटिस्ट के नाम हैं जिनके नाम पे पड़ा है WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड, विंटर, क्रैमर्स और ब्रिलियन। ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे ये टॉपिक आया है जो आपको बड़ा परेशान करता है, मैंने देखा हुआ है। ठीक है, तो आज के बाद ये टॉपिक आपको परेशान करने नहीं वाला, ये मेरी गारंटी है। WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड में अब हम करते क्या है ना भाई, ये बात आती है कि WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या करता है, क्या हम उससे फाइंड करते हैं। इसके पहले वेरिएशन मेथड हम लोगों ने फाइंड किया था, वेरिएशन मेथड के से हमने क्या कैलकुलेशन किया था। आज हमें देखना है WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इसमें होता क्या है कि WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है, इसकी हेल्प से हम करते क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। क्या कहा मैंने? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। स्पेशली कब? जब पोटेंशियल स्लोली वेरिंग हो। पोटेंशियल कैसा हो? स्लोली वेरिंग हो। स्लोली वेरिंग का मतलब आप समझते हो ना, पोटेंशियल कैसा हो? धीमे धीमे वेरी कर रहा हो। वेरी मतलब चेंज हो रहा हो, और स्लोली का मतलब बिल्कुल धीमे स्लो करके चेंज हो रहा हो। यानी अगर पोटेंशियल चेंज मतलब पोटेंशियल में जो चेंजमेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, किसी डिस्टेंस के हिसाब से अगर हम देखें, डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाया पोटेंशियल, या डिस्टेंस को आपने बढ़ा दिया, तो पोटेंशियल बिल्कुल स्लोली मूव करे या बिल्कुल स्लोली चेंज हो, उसको हम बोलते हैं स्लोली वेरिंग पोटेंशियल। तो एक बार फिर से बता दूं, WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड करता क्या है। WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? तो इसकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कौन सी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। कौन सी किस डायमेंशन में फाइंड करते हैं? 1 डायमेंशन में फाइंड करते हैं। ठीक है, और स्पेशली कब फाइंड करते हैं? जब हमारे पास क्या होगा, स्लोली वेरिंग पोटेंशियल होगा। क्या होगा? स्लोली वेरिंग पोटेंशियल होगा। ठीक है, देखो इसको मैंने ऐसे लैंग्वेज में बोल के तो आपको समझा दिया है, लेकिन आपको प्रॉपर अगर नोट्स चाहिए ना, तो प्रॉपर नोट्स आपको साइड में दिखाई दे रहे होंगे, आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा हुआ है, और इससे आप नोट्स भी अपने अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम के नजरिए से देखा जाए, पेपर में आप लिखोगे कैसे, तो उसके लिए यहाँ से नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप ये नोट्स से कॉपी कर सकते हो अपने पास। ठीक है, ओके, तो अब इसमें हम बात करते हैं कि सर WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है, तो WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या सिर्फ हम 1D के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या इसको हम 3D के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल आप 3D के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो 3D का क्वेश्चन आपके पास आएगा उसको आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन 1D का है। ठीक है, आप ये फील ना करो कि वो क्वेश्चन 3D का है, आप उस क्वेश्चन को 1D की तरह विजुलाइज करेंगे, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे 1D की तरह से। ठीक है, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसमें होता क्या है, जो WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनके 2 तरह के फॉर्मेट होते हैं। तो मैं वो आपको फॉर्मेट समझाता हूँ। देखो, फॉर्मेट क्वेश्चन का क्या होगा, तो देखो फॉर्मेट जो है क्वेश्चन का वो क्या होगा, दोनों ही दो तरह से बता रहा हूँ कि 2 चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। गिवन सेम होगा, जो v ऑफ x है वो हमें कैसा होगा, गिवन होगा। दोनों ही में हमें जो v ऑफ x है वो कैसा होगा, गिवन होगा। v ऑफ x क्या होगा, गिवन होगा। एक बार हमसे वो पूछ सकता है En फाइंड करो। En का मतलब आप समझ ही गए, एनर्जी निकालना है nth स्टेट में। ठीक है, और दूसरी बार हमसे ये पूछ सकता है दूसरे पार्ट में कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फाइंड करो। क्या फाइंड करो? ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट थ्रू पोटेंशियल बैरियर फाइंड करो। ठीक है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आप समझते होगे ना, आप फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हो। इसके
उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, e⁻⁻² गामा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट में हमसे क्या पूछा जाएगा, देखो गिवन क्या होगा, v ऑफ x गिवन होगा और दो चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं, एक तो en पूछ सकता है, दूसरा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट पूछ सकता है। इसको मैं लिख देता हूं कि इसमें t का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट थ्रू पोटेंशियल बैरियर। तो ये दो चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अब मेरे मैं नहीं दिखाई दूंगा, तो आप क्या दिखाई देगा, आपको नोट्स दिखाई देंगे, तो आप उसको समझिए अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आएगा हमारे पास वो कौन सा पॉइंट होगा, WKB जो अप्रोक्सीमेशन मेथड है उसके लिए पहला पॉइंट है WKB इज एप्लीकेबल फॉर 1D केसेस। WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड जो होता है वो हमेशा 1D केसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। ये मैं बात अभी पहले बता चुका हूँ आपको। मैंने यहाँ पे देखो 1D केसेस को अंडरलाइन भी किया हुआ है येलो कलर से, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। WKB जो मेथड होता है वो हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, केवल सिर्फ 1D केसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3D का कोई क्वेश्चन आता है तो 3D के क्वेश्चन को हम विजुलाइज करेंगे कि वो 1D है और फिर उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। सेकंड पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। क्या लिखा हुआ है, WKB मेथड इज एप्लीकेबल फॉर क्लासिकली अलाउड रीजन एंड क्लासिकली फॉरबिडन रीजन बट नॉट ऑन टर्निंग पॉइंट। अब इसमें देखो तीन वर्ड्स आए हुए हैं, पहला है क्लासिकली अलाउड रीजन, दूसरा है क्लासिकली फॉरबिडन रीजन और तीसरा हमारे पास है टर्निंग पॉइंट। यानी जो WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है वो कहाँ अप्लाई होता है, सिर्फ क्लासिकली अलाउड रीजन में और क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में अलाउ कर सकते हैं, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम टर्निंग पॉइंट पे उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, और सबसे पहली बात तो आती है कि क्लासिकली अलाउड रीजन, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन और जो हमारा टर्निंग पॉइंट है वो चीज़ क्या होता है, तो वो अभी धीमे धीमे आपको आगे पता चलता जाएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो कौन सा है, WKB गिव्स बेटर रिजल्ट फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n। यानी n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड से जो हम एनर्जी फाइंड करेंगे वो उतनी ज्यादा एग्जैक्ट मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें WKB मेथड इज पर्टिकुलरली यूज्ड टू फाइंड बाउंड स्टेट एनर्जी वैल्यूज एंड T का मतलब आप समझते हो ना, T का मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है, T का मतलब यहाँ पे है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट थ्रू पोटेंशियल बैरियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इफ देयर इज 3D प्रॉब्लम ट्रीटेड एज 1D। तो अगर हमारे पास कोई 3D क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे विजुलाइज करेंगे कि वो 1D का ही क्वेश्चन है। अगर 1D का क्वेश्चन आप मान के उसको सॉल्व करेंगे तो फिर आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखो स्लोली वेरिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है वो मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर पोटेंशियल जो है बिल्कुल स्लो मूव करे, यानी स्लोली बिल्कुल चेंज हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं स्लोली वेरिंग पोटेंशियल। ठीक है, और उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको साइड में दिखाई दे रही होगी, मैं उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्लोली वेरिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है। तो स्लोली वेरिंग पोटेंशियल का मतलब है, जैसे अगर हम माने कि एक ग्राफ लेके चलते हैं v ऑफ x और x में अगर हमने कोई ग्राफ ड्रॉ किया है और वो ग्राफ कुछ इस तरह का आया है, मान के चलो ये कोई मान लो, एज्यूम कर लो कि ऐसे कोई ग्राफ आया है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं x। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग देख लो यहाँ पे इस तरह से ये आएगा पॉइंट। ठीक है, अब अगर x में हम कुछ पोर्शन ऐड कर दें, मान लो dx को हमने ऐड किया, ठीक है, तो थोड़ा सा ये इंक्रीज हो जाएगा ना, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे फिर x प्लस dx बोलेंगे। और आपको याद रखने वाली जो चीज इसमें क्या है वो ये है, जो dx है यहाँ पे वो क्या होता है, dx इज ऑर्डर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। जो dx है वो क्या होता है, dx इज ऑर्डर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। जो यहाँ पे dx है वो क्या होना चाहिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऑर्डर का होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो dx है वो नियरली इक्वल टू कैसा होना चाहिए, लैम्डा के। और लैम्डा यहाँ पे कौन सी वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, याद रखोगे ना, लैम्डा यहाँ पे क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो इस केस में जो पोटेंशियल होगा हमारा, इस केस में जो भी हमारा पोटेंशियल होगा वो कैसा हो जाएगा, लगभग कांस्टेंट पोटेंशियल हो जाएगा। हमारा जो पोटेंशियल आएगा वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल लगभग कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्लोली वेरिंग पोटेंशियल। कहने का मतलब ये है मेरा
कि जब आप x से x प्लस dx चले और dx जो है अगर वो डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऑर्डर का है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो पोटेंशियल में चेंज होगा वो कैसा होगा, बहुत कम होगा, वेरी स्मॉल होगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्लोली वेरिंग पोटेंशियल। इतनी बात में कोई डाउट तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे सर जो ये आपने क्वेश्चन पुटअप किया था कि सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता है, या फिर जो WKV अप्रोक्सीमेशन मेथड है इसको हम सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड ही क्यों बोलते हैं, इसको हम क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड क्यों नहीं बोल सकते। तो देखो अब मैं वो भी बताता हूँ कि जो WKV अप्रोक्सीमेशन मेथड है उसको हम सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड ही क्यों बोलते हैं। तो देखो होता क्या है, जो WKV अप्रोक्सीमेशन मेथड है उसको हम सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ। देखो होता ये है कि जैसे अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, सुनना बात को बहुत गौर से, हमने मान लिया कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास अगर हम मान लें 150 या 100 ग्राम, चलो मान लो इसका मान हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू जो है, इसका मास है वो कितना है 100 ग्राम है, और इस पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, किसी भी एंगल पे फेंक रहे हो 150 km/h की स्पीड से, ठीक है। तो अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, फेंका फेंकी क्यों कर रहे हैं। अरे यार यही तो क्लासिकल मैकेनिक्स है, ऑब्जेक्ट को फेंकता ही है ना, ऑब्जेक्ट होती है ना, मूव करती है, तो वही तो क्लासिकल मैकेनिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पार्टिकल है उसका मास है 100 ग्राम, उसको हमने 150 km/h की स्पीड से फेंका हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे इस पार्टिकल की वेवलेंथ को पता करें, भाई पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके साथ एक वेव अटैच हो जाती है, यही तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, यही तो डी ब्रोगली ने बताया था, ठीक है। तो अगर इस केस में हम वेवलेंथ को फाइंड करते हैं तो वेवलेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, h/m × v। अरे भाई h/p होता है ना, p मतलब लीनियर मोमेंटम, पढ़ चुके हैं। h की वैल्यू, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 अपॉन मास देखो कितना है 100 ग्राम है, CGS है, तो उसको MGS में चेंज करोगे, सिंपल है, बच्चों वाली बात है, ये तो कर सकते हो, नहीं कर सकते तो फिजिक्स छोड़ देना। और वेलोसिटी कितना है 150 km/h है, तो 150 km/h है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में आप चेंज करो तो km को कैसे चेंज करोगे 1000, और आवर्स को कैसे चेंज करोगे सेकंड में 3600। कई बच्चों से पूछ लो कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, वो 60 ही बताते, 60 नहीं होते 3600 होते। ये ऊपर जाएगा, बाद में भेजेंगे, पहले कुछ कैंसिल कर लेते हैं। ये देखो इससे नहीं रहा, इसने इसको निपटा दिया बेचारे को, ठीक है। अब ये जाएगा 36 ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 × 10⁻34 इंटू ये 36 आ जाएगा, और डिवाइड में कितना है 150, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से जो लगभग में वैल्यू आएगी, मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, वो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 1.1 समथिंग कुछ आएगा, देख लेना पूरा बात करके, और जो पावर में आएगा वो आएगा -34, ठीक है। ये जो मैंने बात करी है, ये बात करी है मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए, जिनको मैं हेडिंग लिख देता हूँ डिफरेंट इनसे। तो ये जो मैंने बात की है वो मैंने बात की थी क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये मैंने जो बात की है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए बात की, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हम बात करें वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होता है 10⁻34 मीटर के ऑर्डर की वेवलेंथ होती है। तो इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ, जो वेवलेंथ है वो कितना है -34, 10⁻34 मीटर के ऑर्डर का वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या कि ये जो वेवलेंथ है आपके पास, ये वेवलेंथ कितनी कम है, आप तो देख लो कि वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, मतलब 10⁻34 बहुत ज्यादा कम है, ये तो समझ रहा ना, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी कम है ये। तो जैसे मैंने जो ग्राफ में बताया था कि अगर x को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, x + dx लिखते हैं, और यहाँ पे जो ये dx था वो क्या था, डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऑर्डर का था। dx क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऑर्डर की डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ आ रही है वो कितना है 10⁻34 है। अगर आप x को चलो 5 ले लो और 5 में आप 10⁻34 को ऐड कर दो, तो 5 में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी हमारा पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, वेरी स्लोली वेरिंग पोटेंशियल होगा। यहाँ पे क्या होगा, वेरी स्लोली वेरिंग पोटेंशियल,
वेरी स्लोली वेरिंग पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कैसा है, ओनली हमें चाहिए स्लोली वेरिंग पोटेंशियल। लेकिन इस केस में अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी हमारा वेवलेंथ है वो 10⁻34 मीटर के ऑर्डर का होता है। 10⁻34 मीटर कैसे आया वो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। मीटर लिख दो नहीं तो कई लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो ग्राफ तुम्हें याद होगा अभी बनाया था, तो ग्राफ में अगर हम बात करें x को हमने माना था x + dx, यानी x में हमने थोड़ा सा ऐड किया dx को, और जो dx जो है वो क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऑर्डर की डिस्टेंस होती है। डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी आई हमारे पास, 10⁻34 मीटर के ऑर्डर की आ रही है। तो अगर हमने x को 5 माना है तो यहाँ पे जो dx है वो कितना हो जाएगा, 10⁻34 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 5 पे तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, क्योंकि इसमें जो भी ये ऐड वाला पोर्शन है वो तो बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो 5 में कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी यहाँ पे क्या हुआ, जो पोटेंशियल है वो लगभग क्या है, अप्रोक्सीमेटली या डायरेक्ट बोल सकते हो आप कि मतलब एग्जैक्ट सेम ही रहा है। मतलब डिस्टेंस को इंक्रीज हमने किया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऑर्डर से हमने उसको इंक्रीज किया है डिस्टेंस को, तो पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं वेरी स्लोली वेरिंग पोटेंशियल। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है वो कहाँ वैलिड होता है, स्लोली वेरिंग पोटेंशियल पे वैलिड होता है। कहाँ होता है, स्लोली वेरिंग पोटेंशियल पे वैलिड होता है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आया है, वेरी स्लोली वेरिंग पोटेंशियल आया है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड की। उसमें क्या होगा देखो मैं बताता हूँ। सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या होगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या होगा। तो देखो भाई, तो हेडिंग है हमारे पास सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन की अगर हम बात करते हैं तो सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन में जो वेवलेंथ होता है इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻20 to 10⁻⁻25 मीटर, ठीक है। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हमने बात की थी, यहाँ पे मैकेनिक्स ही लिखते हैं, सेमी क्लासिकल मैकेनिक्स। अच्छा, सेमी क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? सेमी क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब होता है आधा क्वांटम आधा क्लासिकल, ठीक है। सेमी मतलब आधा क्वांटम आधा क्लासिकल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वेवलेंथ होगा वो 10⁻⁻20 से 10⁻⁻25 मीटर के ऑर्डर का होता है। कैसे होता है वो तुम तो समझ सकते हो ना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट में तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑर्डर था -34 का, यहाँ ऑर्डर है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻25 का। तो अब बताओ आप पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा वेरी हुआ या फिर पोटेंशियल कांस्टेंट कहाँ पे रहा? अगर आप इस केस की बात करोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में जब आप देखोगे तो पोटेंशियल में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, स्लोली वेरिंग पोटेंशियल। क्या लिख सकते हैं, स्लोली वेरिंग पोटेंशियल। ये हो जाएगा हमारे पास स्लोली वेरिंग पोटेंशियल। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि जो भी हमारा WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड है उसको हम सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड क्यों बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात, ओके। तो हो गया। अब इसके बाद जो नया टॉपिक है हमारा इसी में है WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड में। वो टॉपिक हमारा क्या है, जो अभी मैंने तुम्हें 3-4 पॉइंट बताए थे, उसमें मैंने जो अंडरलाइन किया होता है ना येलो कलर से, वो तुमने देखा होगा, नोटिस किया होगा, नोट्स बनाए होंगे। तो उसमें मैंने बताया था क्लासिकली अलाउड रीजन क्या होता है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन क्या आया था, और एक पॉइंट और था, टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। तो ये 3 टर्म जो आए हैं अब इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में, तो अच्छे से समझो। तो अब हम बात करते हैं क्लासिकली अलाउड रीजन क्या होता है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन क्या होता है और टर्निंग पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं क्लासिकली अलाउड रीजन, फिर इसके बाद है क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा था, टर्निंग पॉइंट, ठीक है।
तो अब क्लासिकली अलाउड रीजन, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन और टर्निंग पॉइंट होता क्या है? देखो मैं पहले तो मोटे तौर पे समझा दूं। क्लासिकली अलाउड रीजन का मतलब क्या है? क्लासिकली अलाउड रीजन, तो अगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है तो उस रीजन को हम बोलते हैं क्लासिकली अलाउड रीजन। यानी जिस रीजन में काइनेटिक एनर्जी हमारा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिकली अलाउड रीजन। अब हम बात करें क्लासिकली फॉरबिडन रीजन की। क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। तो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कैसा होता है? नेगेटिव होता है, जो कि वैसे तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कैसे हो सकता है भाई? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर जैसे अगर होता है तो वेलोसिटी का स्क्वायर है। अगर वेलोसिटी मान लो नेगेटिव भी है तो इसका स्क्वायर है, तो वो तो प्लस ही हो जाना। तो वैसे तो ये फॉरबिडन रीजन में इसलिए बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। डिटेल बताओ कैसे क्या होता है। और इसके बाद है हमारे पास टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, तो टर्निंग पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं ग्राफ की हेल्प से। देखो ग्राफ की हेल्प से कैसे इसको हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि ये मैंने कोई एक ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दिया, ऐसे कोई ग्राफ बना दिया, ये पोटेंशियल और ये मान लो डिस्टेंस है, ऐसे ग्राफ कोई बना रहा हूँ। और अगर एनर्जी की बात करें तो मैक्सिमम एनर्जी इतना हो सकता है। ठीक है, थोड़ी शांत है। अच्छा, अरे में आवाज आती ना, माइक में नहीं आते। माइक में कैप्चर नहीं हो, जहाँ सब कैप्चर हो जाता है, नहीं हो जाता। तो अब हम बात करते हैं इस ग्राफ की। तो इस ग्राफ में क्या होगा कि जैसे एनर्जी जो है हमारे पास, तो एनर्जी का ऐसे मान लिया कि कांस्टेंट एनर्जी तो होगी डेफिनेटली। तो एनर्जी में क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन बना दी है। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट को मान लूँ, ये पॉइंट है x1, इस पॉइंट को मैंने मान लिया अगर ये पॉइंट है हमारे पास x2। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ है वो x1 x2 के बीच में भी है और x2 के राइट में भी है और x1 के लेफ्ट में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे x1 और जो x2 वाले पॉइंट है इनको हम बोल सकते हैं टर्निंग पॉइंट। कैसे बोलते हैं वो अभी बताया जाएगा। x1 और x2 जो पॉइंट है उसको हम बोल सकते हैं टर्निंग पॉइंट। ठीक है भाई, तो अब टर्निंग पॉइंट इसको बोला क्यों है? देखो टर्निंग पॉइंट क्यों बोला है वो बता दूं। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं? E माइनस वी, E ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है उसको हम लिख सकते हैं E माइनस वी एक्स। अगर हम टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं तो टर्निंग पॉइंट पे आप देखोगे कि जो टोटल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसा इक्वल है। ठीक है, तो अगर E और V इक्वल हो जाएगा तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यही तो मैंने बताया था कि टर्निंग पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके बीच में जो ये गैप है ना, x1 से x2 के बीच की बात करें। भाई देखो दो चीजें अभी बची हुई है कि क्लासिकली अलाउड रीजन क्या है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन क्या है, यानी काइनेटिक एनर्जी कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी वो भी तो अभी बताना बाकी है। तो देखो पॉजिटिव कब होगी? अगर मैंने जो रीजन लिया है वो x1 से लेकर के x2 तक का रीजन लिया है। ठीक है, मतलब x1 से x2 तक का अगर हम रीजन लेते हैं तो कौन से रीजन की बात हो रही है? सिर्फ इस रीजन की तो बात हो रही है। ये देख लो आप, इसको थोड़ा सा बना दो अच्छे से। इसी रीजन की तो बात हो रही है ना, x1 से लेकर के x2 तक की अगर हम बात करते हैं। तो इस रीजन में अगर हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो तो हमारे पास वही है E माइनस वी ऑफ एक्स, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। और x1 से x2 के बीच में अगर आप देखो तो यहाँ पे E की वैल्यू जो है वो Vx से बड़ी है, Vx भाई नीचे जा रहा है और एनर्जी जो टोटल एनर्जी है वो ऊपर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे E जो है वो ग्रेटर देन कैसा है? V ऑफ x की है। तो अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा तो या सॉरी टोटल एनर्जी जो है वो अगर पोटेंशियल से ज्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगा, तो बड़ी क्वांटिटी में से जब आप छोटी क्वांटिटी को माइनस करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आने का मतलब है ये कौन सा रीजन हो गया हमारे पास? क्लासिकली अलाउड रीजन हो गया। अब हम बात करते हैं क्लासिकली फॉरबिडन रीजन की, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कैसा है? नेगेटिव है। तो वो कहाँ पे होगा? जब हमने बात करी है x1 के लेफ्ट में, x1 का लेफ्ट देखो आप पूरा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं x2 के राइट में, यानी जो x2 है उसका राइट देख लो आप,
तो x1 के लेफ्ट की पहले बात कर लेते हैं। तो x1 के लेफ्ट में अगर हम देखेंगे तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ऊपर जा रहा है और टोटल एनर्जी यहाँ पे है, यानी जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर देन है किसका, काइनेटिक एनर्जी से ग्रेटर देन है। ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का यही होता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे Vx ज्यादा हो जाएगा और E कम हो जाएगा तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल सेम है कि अगर हम x2 की बात करते हैं तो x2 वाले रीजन में यहाँ पे क्या होगा, x2 के राइट वाला रीजन जो है उसमें अगर हम देखें तो x2 के राइट वाले रीजन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो v ऑफ x है वो ग्रेटर देन है किसका, काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है, यानी टोटल एनर्जी से। तो यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों रीजन में अगर हम बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसीलिए इस रीजन को क्या बोला था, फॉरवर्डिंग रीजन। लेकिन सर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो कैसे सकता है, पॉजिटिव होता है हमेशा, नेगेटिव कैसे हो जाएगा। और जबकि हमें पता है कि टर्निंग पॉइंट तो सर x1 x2 पे ही आ गया। भाई टर्निंग पॉइंट का मतलब है कि पार्टिकल उस पॉइंट तक गया, वहां पे टर्न हो गया। अब वो टर्न कैसे होगा, भाई कोई भी पार्टिकल तुमने पढ़ा है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा या छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो कि पार्टिकल अगर मान लो कहीं जा रहा है और एक पॉइंट पे आके उसकी जब स्पीड जीरो होती है तभी वो टर्न करता है, बिना स्पीड के जीरो हुए वो टर्न नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब पार्टिकल, देखो मान के चलो यहाँ से पार्टिकल मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ से पार्टिकल जो है वो मोशन करना स्टार्ट कर रहा है और वो x2 की तरफ मूव कर रहा है। इस तरह से पार्टिकल मूव करते हुए x2 की तरफ जा रहा है और जब वो x2 पे पहुंच गया तो x2 पे पहुंचने के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी कैसा हो गया, इक्वल हो गया। और जब ऐसा हो गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी हो गई है, 0। अब जब वो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे उसकी 0 हो गई तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल वहां रुक गया। रुकने का मतलब है कि अब वो लौटेगा, ठीक है। तो अब वो जब लौटना स्टार्ट करता है तो लौटेगा फिर वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जाने के बाद यहाँ इस पॉइंट पे भी उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। जब इस पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी तो फिर वो यहाँ से फिर से लौटना स्टार्ट करेगा। तो जब वो यहाँ से फिर से लौटेगा तो इसका मतलब है कि वो इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगा, ऐसे करके। मतलब वो ये है कि अगर ये मीन पोजीशन है तो पार्टिकल मीन पोजीशन के दोनों ओर सिर्फ x1 x2 तक ही मूव कर रहा है। यानी ये जो मोशन है वो किस टाइप का मोशन हो गया, पार्टिकल का ऑसिलेटरी मोशन हो गया। कैसा हो गया, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो इतना ये क्लियर हो गया। तीनों टर्म जो है उनका मीनिंग समझ में आना चाहिए। पहला है क्लासिकली अलाउड रीजन। क्लासिकली अलाउड रीजन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी का पॉजिटिव होना। दूसरा हमारे पास क्लासिकली फॉरवर्डिंग रीजन, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होना। और तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है टर्निंग पॉइंट, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी का 0 होना। टर्निंग पॉइंट का मतलब है कि जिस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी अब वहां पे वो पार्टिकल लौटना स्टार्ट कर देगा।